गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्तराखंड के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा था उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन में हमने आधा से ज्यादा पढ़ लिया था। हमारा चल रहा था उत्तराखंड की हिस्ट्री। तो आज हम एक नया लेसन, नया अध्याय शुरू करेंगे कि उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन के बाद जो नई शक्ति आई वो आ गया ब्रिटिश। तो कल की क्लास से, मंडे से हम ब्रिटिश जो शासन यहाँ हुआ उसको चालू करेंगे। तो आज की क्लास में हम थोड़ा देखेंगे ब्रिटिश और गोरखाओं का वार कैसे क्या हुआ। एक बार हम शुरू से थोड़ा पृष्ठभूमि अपनी देख लेते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया था। तो हमने शुरू की थी हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से हमने शुरू की थी और धीरे धीरे हमने जब हिस्ट्री शुरू की तो हमने कहाँ से शुरू किया, हमने किया प्राक ऐतिहासिक काल, फिर हमने पढ़ा आद्य ऐतिहासिक काल, फिर हमने पढ़ा क्या ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो धीरे धीरे हमने क्या किया कि अपना जो इतिहास हम ले गए, हम उत्तराखंड का जो हमारा हिस्ट्री है, उत्तराखंड का जो इतिहास है, धीरे धीरे हमने उसको आगे बढ़ाया। तो शुरू से हमने क्या किया, प्राक ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा। प्राक ऐतिहासिक काल मतलब पाषाण काल होता है। तो पाषाण काल में हमने अपनी उत्तराखंड की हिस्ट्री देखी कि जो हमारे लखू उडियार, ग्वारखा उडियार, किमली गांव, मलारी गांव, लेथाप हो गया, हुडली हो गया, बनकोट हो गया, जो भी सारी चीजें हमने देखी। प्राक ऐतिहासिक काल मतलब पाषाण काल, जो पत्थरों पे, दीवारों पे अगर कुछ लिख गया हो तो वो चीजों से हमें हमारे क्या पता चला, प्राक ऐतिहासिक काल का पता चला। फिर आद्य ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा, जो सिंधु घाटी हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वो आद्य ऐतिहासिक काल की मानी जाती है, आद्य ऐतिहासिक काल की। तो 2500 बीसी की वो सभ्यता है। तो हमारा जो उत्तराखंड का इतिहास है, इसमें इसके जो स्रोत मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, जैसे पौराणिक ग्रंथ हो गया, जैसे ऋग्वेद हो गया, जैसे स्कंद पुराण हो गया। तो इन चीजों से हमें क्या जानकारी मिलती है, हमारे उत्तराखंड की आद्य ऐतिहासिक काल की। और ऐतिहासिक काल का तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बोला गया कि न तो इसके बारे में कुछ लिखा गया है, और जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा तो कहाँ से जाएगा, तो न इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, बोला जाता है कि इसके लिखित साक्ष्य मिले हैं, पर ऐसे लिखा गया है कि वो पढ़ने में किसी के समझ में आया नहीं कि उसमें क्या लिखा गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि हम देखें तो उसमें भाव चित्रात्मक लिपि आता है। जैसे हमारी देवनागरी लिपि है तो उसको तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पर जो ये लिपि आई थी कौन सी, भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता की, वो हमारी समझ से बाहर है। तो ये लिखा गया। अब जो ऐतिहासिक काल है ये तो लिखी भी गई, पढ़ी भी गई, इसका तो सारी हिस्ट्री हमने पढ़ी। पूर्णिंद सबसे, अगर हम अच्छी शक्ति जो राजनीतिक शक्ति का, पूर्णिंद हो गया, कुषाण हो गया, फिर वर्धन वंश हमने पढ़ा, फिर नागवंश, धीरे धीरे हम आगे आए। फिर हमने पढ़ा कार्तिकेयपुर राजवंश। तो ऐतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ा, कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हमने पढ़ा कि 3 परिवार 14 नरेश 300 वर्षों तक शासन किया, फिर कत्यूर घाटी में गया, वो सारी स्टोरी हमने पढ़ी। फिर उसके बाद जब नया आया तो फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा कि चंद्रवंश पढ़ा, कुमाऊं का चंद्रवंश। तो कुमाऊं का चंद्रवंश हमने पढ़ा कि हमने देखा कि किस तरीके से झूसी नाम के स्थान से सोमचंद आया, और जो जब चंपावत वाले एरिया में आया तो ब्रह्मदेव, जो कत्यूरी वंश का अंतिम राजा था ब्रह्मदेव, जो काली कुमाऊं शाखा थी, तो उसका जो शासक था ब्रह्मदेव, उसने अपनी बेटी का विवाह क्या किया, सोमचंद से किया, और चंद्रवंश की स्थापना हुई। तो चंद्रवंश हमने देखा कि लगभग 700 से 1790 तक चंद्रवंश चला। तो धीरे धीरे हमने क्या देखा, अगर हम एक उस सिरे से देखें तो फिर चंद्रवंश हमने पढ़ा, चंद्रवंश। तो चंद्रवंश हमने पढ़ा, चंद्रवंश में हमने काफी कुछ पढ़ा। 1790 में हमने देखा गोरखों ने आक्रमण किया, और फिर उसके बाद नई शक्ति आई चंद्रवंश। चंद्रवंश के बाद हमने पढ़ा गढ़वाल का पंवार वंश। तो गढ़वाल में हमने क्या पढ़ा, पंवार वंश। तो हिस्ट्री में हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। पंवार वंश हमने पढ़ा 888 से। 888 में हमने देखा कि भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया, कनकपाल से किया, और 52 गढ़ों में एक गढ़ जो था चांदपुर गढ़, वो किसे दे दिया, कनकपाल को दे दिया, और कनकपाल ने वहां से अपना जो साम्राज्य था उसकी स्थापना की। तो ये हमने सब कुछ पढ़ा। फिर हमने पंवार वंश पढ़ा। पंवार वंश के बाद हमने देखा गोरखा, फिर उसके बाद हमारे वहां आए गोरखे। तो पंवार वंश के बाद जो और अगली शक्ति आई वो कौन आए, गोरखे। तो गोरखों के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार उन्होंने कुमाऊं में 1790 में आक्रमण किया, फिर गढ़वाल में किया। फिर हमने देखा कि पहला जो कुमाऊं में उन्होंने सुब्बा जो पद था, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अलग अलग पद
होते थे, जैसे ब्रिटिशों ने गवर्नर जनरल बनाए, वायसराय बनाए, तो जो हमारे गोरखे थे जो नेपाल से आए थे उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने सूबा पद बनाया। तो हमने जोगमल साहब पढ़ा था, फिर धीरे धीरे हमने सारे सूबों के बारे में पढ़ा। कुमाऊं में हमने अलग से क्या पढ़ा, गोरखा प्रशासन पढ़ा। फिर दूसरे में हमने गढ़वाल में गोरखा प्रशासन पढ़ा। गोरखा गढ़वाल में जब आए तो उन्होंने क्या, उन्होंने सेनापति नियुक्त किए। तो गढ़वाल में जो कार्यकाल चला जो सेनापतियों का चला, और कुमाऊं में चला सूबों का। तो सारी चीजें हमने देखी कि गढ़वाल में हमने देखा अमर सिंह थापा जो था वो पहला जो सेना नायक था वो था, और 1804 से 1815 तक वो क्या रहा, सर्वोच्च सेनापति न्यायाधीश रहा। कहां से कहां तक, सतलज नदी से काली नदी तक। सतलज हो गया उत्तराखंड, ये हिमाचल वाले एरिया से, और उत्तराखंड वाले एरिया, नेपाल वाला एरिया जो है पूरा यहाँ तक का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन माना गया, अमर सिंह थापा को बनाया गया। तो गोरखा प्रशासन हमने पढ़ा। इसके बाद हमने जब गढ़वाल में पढ़ा था, हमने देखा था कि अंतिम जो हमने पढ़ा था कि प्रद्युम्न शाह जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को। 14 मई 1804 को क्या हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, प्रद्युम्न शाह मारा गया था। प्रद्युम्न शाह, तो हमने देखा कि प्रद्युम्न शाह मारा गया था। सुदर्शन शाह के बारे में हमने पढ़ा कि हरिद्वार वाले एरिया में चला गया था, और जो पराक्रम शाह था वो सिरमौर वाले एरिया में चला गया था। फिर प्रीतम शाह जो था, प्रीतम शाह को हमने देखा कि नेपाल जो गोरखे थे वो अपने साथ ले गए थे। तो यहाँ तक स्टोरी हमारी पवार वंश में छूटी थी। और गढ़वाल में जो चल रहा था कुमाऊं में, तो कुमाऊं में हमने सारा देख लिया था कि 1815 तक जो हुआ। अब 1815 के बाद का हम कार्यकाल देखते हैं कि 1815 के बाद क्या हुआ। अब इसके बाद आते हैं ब्रिटिश। तो उत्तराखंड में इसके बाद नई शक्ति क्या आती है, ब्रिटिश आती है, ब्रिटिश शासन। तो जो हमारा मेन इंडिया वाला एरिया है वहां तो हमने देखा कि सन 1600 AD में क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। तो यहाँ जो 1815 में बोला गया है, तो इसके बाद जो 1815 से 1947 तक क्या चलेगा, ब्रिटिश प्रशासन चलेगा, ब्रिटिश शासन चलेगा। और ब्रिटिश शासन को हम जब पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश शासन जब उत्तराखंड में एंट्री ली तो यहाँ तो गोरखा थे, अब गोरखों को भगाने के लिए उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम आज पढ़ेंगे उत्तराखंड में हम जो देखेंगे ब्रिटिश और क्या, गोरखों का वार देखेंगे हम, ब्रिटिश गोरखा वार। तो इससे हम आज देखेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में क्या आए, ब्रिटिश आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्रिटिश गोरखा वार, ब्रिटिश गोरखा युद्ध। तो ये हम आज की क्लास में देखें कि किस तरीके से युद्ध हुआ, किस तरीके से क्या हुआ, गोरखों को हरा के क्या किया, ब्रिटिशों ने उत्तराखंड पे शासन किया। तो आज की क्लास में हमारा ये है। तो इस समय की अगर हम बात करें 1814 की हम बात करें, तो 1814 में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लगभग वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग था वो क्या था, इस समय गवर्नर जनरल था। कौन था, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जो मैंने बोला कि गवर्नर पद बनाए फिर गवर्नर जनरल पद बनाए, तो उसमें जो नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग का। तो अब बोला जाता है कि युद्ध का कुछ कारण होगा। तो युद्ध का कारण भी होगा कि क्योंकि ऐसे ही तो क्या करेंगे कि ब्रिटिश गोरखों पे आक्रमण करने के लिए कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि रोहिला आक्रमण, हिम्मत सिंह रौतेला की हत्या किसने की थी, कल्याण चंद्र चतुर्थ ने की थी। और तत्काल कारण जो पड़ा था आक्रमण का कुमाऊं पे पड़ा था। ये हमने पृष्ठ धीरे धीरे होता है, पर अचानक से कोई ऐसे पॉइंट आते हैं जिस पर तुरंत युद्ध की स्थिति बन जाती है। ये हमने पहले भी देखा। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ कारण थे। तो एक बुटवल प्रांत का नाम आता है कि बुटवल जो प्रांत था, बुटवल प्रांत। तो बुटवल प्रांत के बारे में बोला जाता है कि यहाँ क्या किया कि इस एरिया में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों के कुछ चौकियां थी, कुछ चौकियां पुलिस चौकियां थी। और ये क्या किया कि जो गोरखा थे, गोरखों ने क्या किया, इन चौकियों के कुछ जो चौकी थाना थे, थाना अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी। तो ये हत्या किसने कर दी, गोरखों ने कर दी। किसके, ब्रिटिश जो सैनिक थे, ब्रिटिश जो थाना अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी। और जो अंग्रेजों के एरिया थे उनको ये क्या करने लगे, अपने में मिलाने लगे। बोला जाता है कि गोरखों ने क्या किया, इनकी कुछ चौकियां जला दी और कुछ थाना अध्यक्ष थे उनकी हत्या कर दी। तो बुटवल प्रांत एक नाम आता है। और बुटवल प्रांत के कारण जो ये वाला एरिया था बुटवल प्रांत, इसी एरिया के कारण क्या हुआ, बवाल हुआ। मैंने बोला ना एक पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से क्या होता है कि स्टार्टिंग होता है। तो ये पॉइंट यही था कि कुछ जो थाना अध्यक्ष थे उनकी क्या किया, गोरखों ने हत्या कर दी, उनकी चौकियां जला दी। तो इस बीच क्या हुआ कि जो लॉर्ड हेस्टिंग थे उनको क्या हुआ कि उनको अब युद्ध करने की बुलाया भाई कि ऐसा हो गया। तो अब उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तो 1 नवंबर
1814 ये डेट आती है कि 1 नवंबर 1814 को क्या हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया कि युद्ध की घोषणा कर दी। किसके साथ? गोरखों के साथ। तो 1 नवंबर 1814 जो डेट आती है ये हमें याद रखनी पड़ेगी। तो 1 नवंबर 1814 में क्या हुआ? ब्रिटिश गोरखा युद्ध, ब्रिटिश गोरखा युद्ध। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन्होंने क्या किया? युद्ध की घोषणा कर दी 1 नवंबर 1814 को। तो 1 नवंबर 1814 को क्या किया? इन्होंने युद्ध की घोषणा की। तो ये हम थोड़ा मैप के हिसाब से देखेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने युद्ध किया तो इन्होंने कुछ एरिया डिसाइड किए कि कहां से हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये चीजें इन्होंने डिसाइड की। किसने की? ब्रिटिशों ने। इन्होंने कुछ एरिया बनाए कि कुछ डिवीजन बनाए कि कहां से हम अटैक करेंगे। तो हमारे पास जो डिवीजन है, एक आता है मेरठ डिवीजन, एक आता है लुधियाना डिवीजन। तो लगभग 4 डिवीजन थी। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरठ डिवीजन हो गया और लुधियाना डिवीजन हो गया। तो मेरठ जो हमारा लुधियाना डिवीजन था इसका था ऑक्टर लोनी, मेजर जनरल ऑक्टर लोनी। यहाँ का जो नेतृत्व किया वो किसने किया? मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने किया। और यहाँ का जो किया वो किसने किया? रोलो गिलेप्सी ने, रोलो गिलेप्सी। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो 4 डिवीजन थी पर हमारे लिए 2 डिवीजन इंपॉर्टेंट है। मेरठ डिवीजन हो गया, लुधियाना डिवीजन हो गया। तो मेरठ डिवीजन और लुधियाना डिवीजन से हमने देखा कि अंग्रेजों ने क्या किया? लड़ाई करना चालू किया। तो मेरठ डिवीजन के थे, अच्छा ये लिख गलत दिया मैंने, मेरठ डिवीजन के थे रोलो गिलेप्सी, रोलो गिलेस्पी। और जो लुधियाना डिवीजन था उसका था ऑक्टर लोनी, ऑक्टर लोनी। तो ये चीजें थी। इन्होंने आक्रमण करने की सोची तो दूसरे सब एक ही जगह से तो आक्रमण करेंगे नहीं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अलग अलग डिवीजन, ये देहरादून वाला जो एरिया था, देहरादून वाले एरिया से कौन आए? मेरठ डिवीजन से आए रोलो गिलेप्सी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि देहरादून पर किस तरीके से क्या हुआ, आक्रमण हुआ, किस तरीके से अंग्रेजों ने देहरादून को जीता, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक डेट आती है 24 अक्टूबर 1814। तो हम आज पढ़ेंगे कौन सा? मेरठ डिवीजन वाला हम पढ़ेंगे। मेरठ डिवीजन से मेजर जनरल कौन थे? मेजर कर्नल बोलेंगे हम सैनिक में। तो ये कौन थे? रोलो गिलेप्सी। तो रोलो गिलेप्सी जो कह रहे मेरठ डिवीजन थे और इन्होंने देहरादून से क्या किया? गढ़वाल पर आक्रमण करना चालू किया। तो मेजर जनरल थे रोलो गिलेप्सी, मेजर जनरल। तो आज हम देहरादून के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा। तो मेरठ डिवीजन, मेरठ डिवीजन, रोलो गिलेप्सी। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि देहरादून को किस तरीके से जीता। तो इससे पहले हम देखते हैं, मैप के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। तो देहरादून वाला एरिया हम ये मान के चले। तो इसमें क्या हुआ कि जो गिलेप्सी थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ से युद्ध को छेड़ा। बोला कि पहले देहरादून, हमने देखा सुदर्शन शाह जो था, जो हरिद्वार चला गया था, तो उसने लॉर्ड हेस्टिंग्स से क्या बोला? उसने संधि कर ली, बोला कि आप गोरखों को भगाने में हमारी मदद करो। तो मेरठ डिवीजन से शुरू हुआ रोलो गिलेप्सी। अब ये बोला जाता है कि 24 अक्टूबर, जो मैंने अभी डेट बोली 24 अक्टूबर 1814, 24 अक्टूबर 1814 को क्या हुआ? इन्होंने एक 2 दर्रों के नाम आते हैं, मोहंड पास और तिमली दर्रा। मोहंड पास और तिमली दर्रा। तिमली दर्रे मतलब जो हमने पढ़ा है कि पहाड़ों के बीच जो संकरे मार्ग होते हैं आने जाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? दर्रे बोलते हैं। तो 24 अक्टूबर 1814, 24 अक्टूबर 1814 को क्या हुआ? जो रोलो गिलेप्सी थे इन्होंने देहरादून में एंट्री ली। कहां से ली? ये दर्रे हमने देखा मोहंड पास और तिमली दर्रे से। और एक फेमस जो किला है हमारा, खलंगा या नाला पानी का किला, कहाँ है? देहरादून में। खलंगा या नाला पानी, खलंग और नाला पानी का किला है। और यहाँ के जो गोरखा सेना नायक थे, गोरखा जो सैनिक थे, वो थे बलभद्र थापा, बलभद्र थापा।
तो ये बलभद्र थापा जो था ये बहुत ताकतवर, बहुत खतरनाक भीड़ थे। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को आगे बढ़ना ही नहीं दिया। इन्होंने अंग्रेजों को जो थे रोलो गिलेप्सी जो थे वो परेशान हो गए थे जीतने के लिए। कौन सा? देहरादून का खलंगा का किला। बहुत प्रयास किए रोलो गिलेप्सी ने, पर क्या हुआ कि इनको सफलता मिली ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट किया, तो ये क्या हो गई? हार गई। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ? हार गई। देहरादून, पहले देहरादून को ही आजाद कराना था। ये देहरादून गढ़वाल का जो मेन है देहरादून से शुरू होता है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले मोहन पास और तिमली दर्रे से क्या किया? एंट्री ली। किसने ली? रोलो गिलेप्सी अपनी सेना के साथ, जो मेरठ डिवीजन से थे, यहाँ से ये आए। तो मोहन पास तिमली से एंट्री ली और यहाँ देहरादून में पड़ता खलंगा। आजकल जो हमने करंट में देखा है कि यहाँ पेड़ बचाओ कोई मुहिम चल रही है, शायद कुछ यहाँ बन रहा है, उसके चक्करों में लोगों ने यहाँ पेड़ बचाओ वाली जो थी मुहिम चालू की थी, जैसे गोरा देवी ने किया था चिपको आंदोलन, तो वैसे ही आजकल खलंगा में भी चल रहा है। तो ये चीजें हमने सारी देखी। तो इस बीच क्या हुआ कि यहाँ आए और यहाँ थे बलभद्र थापा। तो बलभद्र थापा जो थे गोरखा सैनिक थे, बड़े पावरफुल थे। तो ये क्या हुआ कि बहुत जब पहला अटेम्प्ट किया तो रोलो गिलेप्सी हार गया, मतलब जीत नहीं पाया। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर 1814, पहले 24 अक्टूबर वो प्रयास किया, यहाँ मोहन पास तिमली दर्रे से देहरादून में एंट्री ली, खलंगा पे लड़ाई की, पर जीत नहीं पाए। फिर 31 अक्टूबर 1815 को क्या हुआ? मेजर जनरल रोलो गिलेप्सी मारे गए। तो अगर पूछा जाए कि रोलो गिलेप्सी जो थे वो कब मारे गए, तो 31 अक्टूबर 1814 को। 31 अक्टूबर 1814 को जो हुआ, इसमें रोलो गिलेप्सी जो थे, रोलो गिलेप्सी ये बेचारे क्या हो गए? ये मारे गए। अब लॉर्ड हेस्टिंग को आया गुस्सा, यार भाई हमारा इतना बड़ा जो मेजर जनरल के जो पद पे था कौन? रोलो गिलेप्सी, जो देहरादून डिवीजन से संभाल रहा था, मतलब गढ़वाल वाले एरिया को जो जीतना चाह रहा था कौन? रोलो गिलेप्सी। उसकी 24 अक्टूबर को एंट्री ली और 31 अक्टूबर को क्या हुआ कि इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? रोलो गिलेप्सी की। तो इस बीच क्या हुआ कि जो लॉर्ड हेस्टिंग थे उनको यार प्रॉब्लम होगी, कितना बड़ा वो मार गया, फिर वो रुके नहीं। उन्होंने इसके बाद लगातार यहाँ बमबारी कराई। कहाँ? खलंगा के किले पर इन्होंने बमबारी कराई। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने काफी कुछ किया। लास्ट में बोला जाता है कि पानी की सप्लाई, जो खलंगा वाला किला है वो ऊपर थोड़ा टॉप पे है, तो वहाँ जो पानी की सप्लाई थी, बोला जाता है लास्ट में पानी की सप्लाई कट होगी। जो ऐसे हमने एक बार डोंडी जीतने में भी पढ़ा था, जो किसके समय था वो चलो हम देख लेंगे। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। जो था पुरुषोत्तम पंत, जो था पुरुषोत्तम पंत। तो पुरुषोत्तम पंत के समय हमने देखा कि जब ये जीतने का, डोंडी का जीतने का, इन्होंने सीरा सोर स्टोरी हमने पढ़ी थी। तो सीरा वाला जब ये जीतने के लिए करे थे, तो उस एरिया में क्या हुआ कि इन्होंने भी वही किया था, पानी की सप्लाई जो बंद की थी, तो उसलिए जीते थे। तो यहाँ भी यही हुआ कि पानी की सप्लाई, खलंगा जो हमने देखा वो टॉप में है, तो यहाँ थोड़ा पानी की समस्या थी, तो इन्होंने पानी सप्लाई बंद किया, बमबारी कराई। तो उसके बाद क्या हुआ कि बोला जाता है कि फिर इसमें जो थे वो जीत गए थे। कौन जीत गए थे? अंग्रेज। और 30 नवंबर की डेट आती है, पहले 24 अक्टूबर, फिर 31 अक्टूबर, फिर अगली डेट आती है 30 नवंबर 1814। तो 30 नवंबर 1814 को फाइनली क्या हुआ? खलंगा पर अधिकार हो गया। कब हुआ? 30 नवंबर 1814। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि ब्रिटिशों ने खलंगा पर अपना अधिकार कब किया, खलंगा को कब जीता, तो 30 नवंबर 1814। 30 नवंबर 1814। तो आज हमारा जो ब्रिटिश गोरखा वॉर है, ब्रिटिश गोरखा वॉर का जो पहला पीरियड, पहला हमने देखा, पहला चैप्टर हमने देखा। तो पहला जो लेसन था वो हमने पढ़ा। पहला लेसन में क्या हुआ कि हमने जो मेरठ डिवीजन से देखा रोलो गिलेप्सी, उसने क्या किया कि पहले क्या किया, 24 अक्टूबर 1814 को मोहंड पास व तिमली दर्रे से क्या किया? एंट्री ली। कहाँ ली? गढ़वाल में, देहरादून में एंट्री ली। तो 31 अक्टूबर को जब वो खलंगा के लिए उसने लड़ाई की, खलंगा का जो युद्ध हुआ, उसमें 31 अक्टूबर 1814 को क्या हुआ? रोलो गिलेप्सी मारा गया, ये शहीद हो गया। फिर उसके बाद यहाँ बलभद्र थापा का नाम आता है। बलभद्र थापा जो थे ये बहुत ही शक्तिशाली गोरखा, बड़े खतरनाक गोरखा, लड़ाई में भी गोरखा रेजिमेंट हम देखते हैं बड़ी पावरफुल होती है। तो वही चीज क्या हुई कि 31 अक्टूबर को ये शहीद हो गया। फिर लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उन्होंने क्या बोला कि यहाँ बमबारी कराई, उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी अपनी, अंग्रेजों ने, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, आधुनिक हथियार थे। तो उन्होंने क्या किया कि फाइनली 30 नवंबर, जो अभी डेट मैंने देखी, 30 नवंबर 1814 को क्या हुआ? खलंगा उन्होंने जीत लिया और गढ़वाल वाला एरिया जो था वो क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो ये चीज भी शुरू से देखो, तो शुरू से स्टोरी यहीं से शुरू जो मेरा डिवीजन 30 नंबर, ये कुछ डेटें याद रखनी पड़ेगी। 24 अक्टूबर को क्या हुआ?
इन्होंने मोहनदास तिमली दर्रे से प्रवेश किया। ये कुछ डेटे हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 31 अक्टूबर को क्या हुआ, रोलो गिलेप्सी मारे गए, बेचारा शहीद हो गया। यहाँ कौन था, खलंगा किले में नाला पानी वाले एरिया में कौन था, बलभद्र थापा। फिर उसके बाद 30 नवंबर 1814 को क्या हुआ, फाइनली खलंगा पर अधिकार हो गया। तो ये चीजें हमने पढ़ी। फिर हम आगे चलते हैं। जो खलंगा वाला एरिया है, तो खलंगा वाले एरिया में क्या थे कि 2 स्मारकें बनी हुई हैं। तो 2 यहाँ स्मारकें बनी हुई हैं। तो एक है मेजर जनरल रोलो गिलेप्सी की, मेजर जनरल रोलो गिलेप्सी, और एक जो गोरखा वीर थे हमारे बलभद्र थापा। तो ये 2 जो स्मारक हैं, ये देहरादून जो हमारा खलंगा वाला एरिया है, नाला पानी वाला एरिया है, वहां ये 2 जो एरिया है ये बने हुए, 2 स्मारक है वो बने हुए हैं। तो ये चीजें हमने देखी। फिर इसके बाद जो अंग्रेज आए वो गए अल्मोड़ा की तरफ गए। तो अब हम देखेंगे देहरादून का जो खलंगा वाला एरिया था उस पर तो अधिकार हो गया 30 नवंबर 1814 को। अब हम देखते हैं अल्मोड़ा वाला एरिया। तो अल्मोड़ा के लिए 2 सेनाएं भेजी गई। अब अल्मोड़ा के बारे में हम पढ़ते हैं। अल्मोड़ा, क्योंकि मेन जो गढ़ था वो अल्मोड़ा ही था। लाल मंडी का किला, लाल मंडी जो किला है अल्मोड़ा में, लाल मंडी का किला। तो लाल मंडी का किला जो है वो कहाँ है, अल्मोड़ा में। और यहीं से प्रशासन देखा जाता था, जो भी था। पहले भी हमने देखा कि सारा जो एरिया था 1563 में हमने क्या देखा, कल्याण चंद जो थे, बालो कल्याण चंद अपनी राजधानी कहाँ ले गए थे, अल्मोड़ा वाले एरिया में ले गए थे। तो ये है लाल मंडी का किला, लाल मंडी का किला। तो यहाँ जो अंग्रेजों ने अल्मोड़ा जीतने के लिए इन्होंने क्या किया कि 2 सेना कमांडर नियुक्त किए। बोला कि 2 लोग जाएंगे, अलग अलग एरिया से जाएंगे और अल्मोड़ा पर अधिकार करेंगे, अल्मोड़ा को जीतेंगे। तो कुमाऊं का जो गढ़ माना जाता है वो क्या माना जाता है, अल्मोड़ा को ही माना जाता है। तो अल्मोड़ा में हमने देखा कि अल्मोड़ा में इन्होंने 2 किए। एक कैप्टन हियरसी के नेतृत्व में, कैप्टन हियरसी, और एक थे गार्डनर, कर्नल गार्डनर। तो इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ कि सेनाएं भेजी गई। और यहाँ बोला जाता है कि जो कैप्टन हियरसी थे, ये जब यहाँ पहुंचे अल्मोड़े वाले एरिया में, जब ये पहुंचे थे तो क्या हुआ कि जो यहाँ था हस्तीदल चौधरी जो गढ़वाल का सेना नायक था, हमने देखा था, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो हरसेवक दास थे, जो महंत थे, उनको कड़ाई द्वीप से मुक्त कर दिया था। और देहरादून में हमने देखा कि अधिकार तकाव्य ऋण वाला, वो सारा हमने कल की क्लास में पढ़ा। तो ये दोनों ने चढ़ना शुरू किया अल्मोड़ा पे। और इसके बीच क्या बोला जाता है कि हस्तीदल चौधरी ने क्या किया, इसको बंदी बना लिया। कैप्टन हियरसी को क्या किया, बंदी बना दिया। ये पकड़े गए, बेचारे गए तो थे क्या अल्मोड़ा जीतने, और अल्मोड़ा जीत नहीं पाए ये। और ये क्या हुआ कि ये कैप्टन हियरसी जो थे वो पकड़े गए। फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने बोला यार पकड़ा गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसकी मदद के लिए किसको भेजा, निकोलस को भेजा। निकोलस जो दूसरे सेना कमांडर थे, उनको किसने भेजा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने फिर क्या किया, लॉर्ड हेस्टिंग, उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि ये क्या है, जो हमारे कैप्टन हियरसी हैं, कैप्टन हियरसी पकड़े गए हैं, हस्तीदल चौधरी ने क्या किया, कैप्टन हियरसी को बंदी बना लिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि निकोलस को बोला कि आप जाइए, आप किसकी, गार्डनर की मदद कीजिए। तो गार्डनर की मदद के लिए उन्होंने किसे भेजा, फिर उन्होंने निकोलस को भेजा। फिर इस बीच क्या हुआ कि 2 अप्रैल 1815 को ये वाला युद्ध हुआ था। 2 अप्रैल 1815, तो 2 अप्रैल 1815 को ये युद्ध हुआ। फिर कैप्टन जो निकोलस थे, उनको इनकी क्या किया, इनकी मदद के लिए भेजा गया। फिर इसके बाद आता है 23 अप्रैल 1815, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम इस जो अल्मोड़ा वाला एरिया डिवीजन है, अल्मोड़ा को जब इन्होंने अधिकार में लिया, तो अल्मोड़ा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है 23 अप्रैल 1815। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस डेट में क्या होता है, हस्तीदल चौतरिया भाई साहब मारे जाते हैं, हस्तीदल चौतरिया। तो हस्तीदल चौतरिया है 23 अप्रैल 1815 को हस्तीदल चौतरिया मारे गए। और इसी के साथ क्या हुआ कि अल्मोड़ा का जो एरिया था, यहाँ अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार।
तो 23 अप्रैल 1815 वाली जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि जो हस्तिदल चौतरिया थे वो मारा गया और ये फेमस युद्ध इसको बोला जाता है गणनाथ डांडा का युद्ध, जो 23 अप्रैल 1815 में हुआ। गणनाथ, अगर युद्ध का नाम पूछेंगे गणनाथ डांडा का युद्ध कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा का युद्ध। तो गणनाथ डांडा का जो युद्ध हुआ 23 अप्रैल 1815 को हुआ। तो 23 अप्रैल 1815 की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस दिन हस्तिदल चौतरिया मारा जाता है। और इसमें जो संधि होती है, जो संधि पत्र एक बनता है, उसमें क्या होता है कि अंग्रेजों को क्या, ये जो गोरखे थे, गोरखों को जो 23 अप्रैल 1815 जो डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस दिन क्या हुआ था, हस्तिदल चौतरिया हमने देखा, हस्तिदल चौतरिया, ये भाई साहब क्या हुए, ये मारे गए। और इस बीच जो अल्मोड़ा का जो लाल मंडी का किला था, हमने अभी देखा लाल मंडी का किला, तो लाल मंडी का किला जो था वो फाइनली क्या हुआ, उस पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और इसका नाम बदल के क्या रख दिया, फोर्ट मोइरा रख दिया। क्या नाम रख दिया, फोर्ट मोइरा। तो फोर्ट मोइरा इसका नाम रखा 23 अप्रैल 1815 को, जब हस्तिदल चौतरिया मारा गया। गढ़वाल में हमने पहले ही देख दिया था 30 नवंबर 1814 को क्या हुआ, फाइनली जो युद्ध हुआ, खलंगा पे अधिकार हो गया। तो गढ़वाल भी कब्जे में आ गया और कुमाऊं भी कब्जे में आ गया 23 अप्रैल 1815 को। और संधि के तहत क्या हुआ कि गोरखों को बोला कि भाई आप यहाँ से, गोरखों को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों छोड़कर जाना पड़ा। तो ये चीज हमने देखी। तो स्टार्टिंग शुरुआत से हम आज देखें हमने क्या क्या देखा, तो थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने जो देखा कि शुरू में आज ब्रिटिश गोरखा जो वॉर, ब्रिटिश गोरखा युद्ध हमारा चला था, उसमें हमने आज शुरुआत की। और उसमें हमने शुरुआत कहाँ से की कि हमने बोला जो बुटवल प्रांत वाला एरिया था, बुटवल प्रांत एरिया था, वो गोरखों और अंग्रेजों के बीच युद्ध का कारण बना। उन्होंने क्या किया, गोरखों ने कि इनकी कुछ चौकियां थी उनको जला दिया और कुछ सैनिकों को मार दिया गया। तो इसी बीच जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, उन्होंने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। 1 नवंबर 1814 को क्या की, युद्ध की घोषणा की, किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े, फिर हमने क्या देखा कि लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, कुछ 4 डिवीजनें बनाई थी। और हमारे लिए एक मेरठ डिवीजन इंपॉर्टेंट है, एक लुधियाना डिवीजन। मेरठ डिवीजन से जो थे वो रोलो गिलेप्सी थे। रोलो गिलेप्सी ने मेरठ डिवीजन का नेतृत्व किया। हम देखा देहरादून, वो खलंगा नाला पानी वाला एरिया जो था वो जीता। तो ये हमने देखा कि कब 24 अक्टूबर 1814 को क्या हुआ, जो हमारे जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वो मोहन और तिमली पास दरे से क्या किया, उन्होंने गढ़वाल में एंट्री ली। और फिर 31 अक्टूबर 1815 को हमने देखा कि रोलो गिलेप्सी शहीद हो गए। ये चीजें हमने देखी। और फाइनली 30 नवंबर 1814 को जो खलंगा, जो देहरादून नाला पानी वाला एरिया है, उसको ब्रिटिशों ने अपने अधिकार में ले लिया। पानी की सप्लाई बंद की, थोड़ा बमबारी की। ये इस कारण क्या हुआ कि बलभद्र थापा जो थे, खलंगा के जो वीर थे, जो गोरखा सेना नायक थे, वो यहाँ से भागे, उन्होंने अपना किला छोड़ दिया। फिर बोला जाता है कि यहाँ 2 स्मारक हैं, वो हमने पढ़ा, एक बलभद्र थापा की है। अभी भी आज भी अगर देहरादून वाले एरिया में खलंगा जो किला है वहां जाओ तो वहाँ 2 स्मारकें लगी हैं, एक बलभद्र थापा की है और मेजर जनरल रोलो गिलेप्सी है। तो देहरादून हमने देखा 30 नवंबर 1814 को आ गया, कब्जे में आ गया। फिर उसके बाद जो हमने देखा कि इन्होंने लिया अल्मोड़ा वाला एरिया लिया, 2 कैप्टन हियरसी के नेतृत्व में और गार्डनर के नेतृत्व में। तो कैप्टन हियरसी को जब हस्तिदल चौतरिया ने क्या किया, बंदी बना लिया। फिर जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, उन्होंने निकोलस को भेजा, किसकी, गार्डनर की मदद के लिए। तो आगे हमने फाइनली देखा 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा का युद्ध हुआ, जिसमें हस्तिदल चौतरिया भाई साहब मारे गए। और जब हस्तिदल चौतरिया मारा गया तो अल्मोड़ा पे अधिकार हो गया, ब्रिटिशों का अधिकार हो गया। जब ये हुआ तो उन्होंने संधि की। अब यहाँ से उनको लाल मंडी का किला छोड़ना था, तो गोरखा यहाँ से चले गए और लाल मंडी का किला के नाम बदल के फोर्ट मोइरा नाम रख दिया गया। फोर्ट मोइरा जो नाम था वो किसका था, लॉर्ड हेस्टिंग का दूसरा नाम था। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी। फिर 23 अप्रैल वाला जो इम्पोर्टेंट है। फिर अभी जो 1815 में क्या हुआ कि गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों जगह क्या हुआ, ब्रिटिशों का शासन हो गया, दोनों जगह ब्रिटिश आ गए। फिर अब हमने देखा था कि एक मेजर जनरल ऑक्टरलोनी थे लुधियाना डिवीजन से, उनके बारे में अलग कल की क्लास में हम देखेंगे। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो हमारे अमर सिंह थापा थे, उन्हें सर्वोच्च न्यायाधीश कहाँ का, सतलज से काली नदी के बीच वाला एरिया का बताया गया था। तो इसके बाद जो संधि होती है वो होती है जो मेजर जनरल ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा के बीच होती है। और जो समस्त, जो हमने देखा कि समस्त न्यायाधीश किसे बनाया गया था, अमर सिंह थापा को बनाया गया था, सतलज से
सतलज नदी से काली नदी के बीच का वो एरिया भी जो अमर सिंह थापा थे संधि के तहत अंग्रेजों को दे देते हैं। फिर सुंगौली की संधि होती है 2 दिसंबर 1814 को, फिर वो हम बढ़ेंगे, फिर फाइनली 1816 को क्या करते हैं, वो संधि को स्वीकार करते हैं। तो संगोली की संधि कल पढ़ेंगे। कल हम देखेंगे कि मेजर जनरल ऑक्टा लोनी जो मेरठ डिवीजन के थे, उन्होंने किस प्रकार से जो हमारे अमर सिंह थापा थे उनके साथ संधि की, और जो पूरा एरिया, पूरा गढ़वाल और कुमाऊं फाइनली 1815 में क्या हुआ, अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो थोड़ा ये क्लास हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।